हेलो एवरीवन, मैं सुनील बशानी, बायोलॉजी फैकल्टी। आज आपके सामने नीट 2024 में बॉटनी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, पेपर का जो लेवल था बायोलॉजी में मॉडरेट लेवल था। उसमें से बॉटनी में एक दो क्वेश्चंस में थोड़ी कंफ्यूजन रही है स्टूडेंट्स को। तो अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, लेसिथिन लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेसिथिन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बेसिकली है क्या? इट इज एन एग्जांपल ऑफ। इसकी कैटेगरी अपन को बतानी है। तो इसमें एनसीईआरटी में साफ साफ इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये फॉस्फोलिपिड कैटेगरी का मेंबर है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। और इसमें साफ साफ मेंशन है कि लेसिथिन जो होता है वो एक फॉस्फोलिपिड है। लिपिड कैटेगरी के अंदर फॉस्फोरस कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा सेकंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। यहाँ पे केल्विन साइकिल का मतलब है C3 साइकिल। C3 साइकिल में हर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए कितने एटीपी और एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट है, ये पूछा है। तो अगर हम एनसीईआरटी की साइकिल पे जाते हैं, ये एनसीईआरटी की साइकिल पे अगर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक्चुअली स्टेप है रिडक्शन, रिडक्शन के स्टेप में मतलब यहाँ से इस कन्वर्जन के समय दो मॉलिक्यूल एटीपी के और दो मॉलिक्यूल एनएडीपीएच के यहाँ पे यूज होते हैं। प्लस जब रीजनरेशन स्टेप आता है तो एक सिंगल मॉलिक्यूल एटीपी का और यूज होता है। मतलब एक ओवरऑल एक पूरी साइकिल में, मतलब एक सिंगल CO2 मॉलिक्यूल जब एंटर करेगा तो यहाँ पे दो एटीपी प्लस एक एटीपी, ये टोटल तीन एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस साथ में दो एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट भी होती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए तीन एटीपी यानी 2+1 और प्लस 2 एनएडीपीएच इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं अपन। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच, ये गलत हो गया। फिर 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल दोनों के, ये भी गलत हो गया। 3 मॉलिक्यूल, ये भी गलत हो गया। 3 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद 2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे हमें हिंद 2 के सीक्वेंस के बारे में बताना है कि वो कितने सीक्वेंस, कितने रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बाद उसको कट करता है, डीएनए फ्रेगमेंट को कट करता है। ये मेनली बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से है। और वहाँ पे सीधे सीधे एनसीईआरटी में एक लाइन स्पेसिफिक है कि हिंद 2 जो होता है वो 6 बेस पेयर के बाद डीएनए सीक्वेंस को कट करता है। यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है वो बेसिकली GT, कोई पिरिमिडीन, फिर कोई प्यूरिन और AC। 1 2, ये 3 4 5 6, ये 6 नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंसेस हैं जो हिंद 2 इसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर फ्रेगमेंट्स को कट करता है। तो बी इसका सेकंड ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल। बाहर वाली वॉल थिन होगी और अंदर वाली वॉल थिक होगी। तो इसमें से हम देखते हैं कि ऐसा किसमें होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये एक्चुअली में पूरा स्टोमेटल अपैरेटस है। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये एक्चुअली कैविटी है, ये स्टोमा इसको अपन कहते हैं, ये कैविटी होती है। यहाँ पे ये जो है इसके सराउंड में, इस कैविटी के सराउंड में गार्ड सेल है। फिर गार्ड सेल के आसपास जो होती है वो सब्सिडायरी सेल होती है। और उसके ऊपर फिर वो एपिडर्मल सेल्स और भी होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल में जो अंदर वाली लेयर है वो काफी ज्यादा थिक होती है। मतलब ये जो लेयर बनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये मोटी सी दिख रही है जो, ये एक्चुअली गार्ड सेल की इनर वॉल है, ये वाली। और ये आउटर वॉल है, ये वाली, ऐसा। तो ये गार्ड सेल एक्चुअली में इसकी आउटर वॉल थिन और इनर वॉल थिक होती है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि आउटर वॉल थिन और इनर वॉल थिक होनी चाहिए। तो
गार्ड सेल यानी सी जो है गार्ड सेल इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोफैक्टर होता है एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का वो क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कोफैक्टर एक्चुअली होता क्या है। कोफैक्टर कोई भी ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो एंजाइम एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी में एज अ कैटलिस्ट का काम या स्पीड ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करने का काम, तेज करने का काम करता है। तो कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में एक्चुअली जो कोफैक्टर होता है वो जिंक होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो सीधे लाइन टू लाइन पूछे गए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी टू रीजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्लांट की कोई भी एक सेल, कोई भी सेल जिसमें कैपेसिटी होती है किसी पूरे प्लांट को जनरेट करने की, कोई भी ऐसी सेल जिसमें प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। टोटीपोटेंसी, एक्चुअली यही इसका आंसर है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है। टोटीपोटेंसी मतलब प्लांट की वो सेल जिसमें, उसको हालांकि टोटीपोटेंट सेल कहते हैं अपन, वो सेल जिससे पूरा प्लांट अपन वहां पे ग्रो करा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था टोटीपोटेंसी और माइक्रो प्रोपगेशन में। माइक्रो प्रोपगेशन में होता है कि एक साथ कई सारे प्लांट को ग्रो कराना, एक साथ कई सारे प्लांट को ग्रो कराना, जबकि टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि वो सेल का पावर, यानी वो डिवीजन का पावर उस सेल में जिसके कारण नया प्लांट जनरेट हो सकता है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से, हालांकि इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस इस बार पूछे गए, वैसे इसका वेटेज कभी थोड़ा कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, पर इसके क्वेश्चंस इस बार अच्छे खासे आए थे। तो यहाँ अपन मैच करते हैं। सबसे पहले राइजोपस। राइजोपस में, राइजोपस जो होता है ये, इसको अपन ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ठीक है। ये आपको फाइकोमाइसीडीज के अंदर पढ़ने मिलेगा, एनसीईआरटी में देख लिखा गया है साफ साफ। उस्टिलेगो, अस्टिलेगो को अपन स्मट फंजाई कहते हैं। पक्सीनिया को रस्ट फंजाई भी कहा जाता है। ये सब बच्चों नाम वहां पे दिए हुए हैं। और अगेरिकस को मशरूम कहते हैं अपन। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, अब इन दोनों में से हो सकता है। बी का 2 दोनों में दिया है, सी का 4th, तो सी का 4th ऑप्शन सही है और डी का फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट मैच है। अगला क्वेश्चन ये बायोटेक्नोलॉजी से, और इसका कुछ पार्ट माइक्रोब वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। चलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। बच्चों इस बार के पेपर में देखा गया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे, जिसमें दो स्टेटमेंट दिए गए थे और सही गलत पूछा गया था। तो यहाँ अपन क्वेश्चन देखते हैं। बीटी टॉक्सिन यानी जो बैक्टीरिया होता है बेसिलस थोरिनजेंसिस, उससे जो टॉक्सिन वहां पे बनता है, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ये इंसेक्ट्स के स्पेसिफिक, स्पेशली कुछ ग्रुप्स के लिए कुछ अगेंस्ट में काम करता है। एंड कोडेड बाय जीन क्राई1 AC, ये बिल्कुल सही लिखा है। क्राई1 AC और क्राई2 AB ये इससे कोड होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ये सही लिखा है, इन बेसिलस थोरिनजेंसिस। हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, ये भी सही है, ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। यहाँ पे ये गलत हो जाता है, यहाँ पे ये एसिडिक गट नहीं आएगा, एसिडिक पीएच नहीं आएगा, ये बेसिकली बेसिक पीएच में होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसको कोड करने के लिए क्राई1 AC और क्राई2 AB जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो बेसिकली टॉक्सिन है ये नॉर्मली तो इनएक्टिव होता है प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, पर जैसे ही उसको उसके गट वाले पार्ट में बेसिक पीएच मिलता है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है और दूसरा फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा इसका, ये भी नहीं होगा। 1 is true and 2 is false, ये सही है बच्चों। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे एग्जांपल पूछा गया है।
कोई दिमाग इसमें नहीं लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। देखिए दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक जो किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री से अगर डिवाइड होंगे तो उसको अपन जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। तो एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट के एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के 3 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चिली, धतूरा और मस्टर्ड। तो यहाँ पे धतूरा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीशीज, मतलब जो हाई रिस्क ऑफ डेंजर को फेस कर रही है, आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से हटाया और उसको अपन ने स्पेशल जगह में मतलब केयर करके रखा, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया। तो इसको अपन इस जो कंजर्वेशन है इसको अपन क्या कहेंगे? देखिए एक होता है इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन में हम किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी एनिमल को उसकी हैबिटेट प्लेस पर प्रोटेक्शन देते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी जगह से हटा के किसी और जगह पे हम ले जाएंगे तो उसको हम कहते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जो कंडीशन, जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये कह रही है कि हमने उस स्पीशीज को उसकी नेचुरल हैबिटेट से हटाया और उसको हमने स्पेशल सेटिंग में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा। तो इसका आंसर होना चाहिए एक्स सितु कंजर्वेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन सितु नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर दोनों आ जाते हैं, तो ये चांस हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कुछ होता नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ के लिए सही पैरामीटर नहीं है, तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर आएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। अब देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट। द फ्लावर्स ऑफ वेलेस्नेरिया, वेलेस्नेरिया जो कि एक हाइड्रोफाइट है, इसके फ्लावर कलरफुल होते हैं और प्रोड्यूस नेक्टर, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। देखिए एनिमोफिली यानी विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड यानी हाइड्रोफिली, इन दोनों में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें नेक्टर का अमाउंट काफी कम होता है और वो जनरली कलरफुल भी नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि वेलेस्नेरिया के फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, ये बिल्कुल सही है। वाटर लिली के जो फ्लावर्स हैं वो इंसेक्ट या विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है कि दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, ये बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि पॉलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उन पॉलन ग्रेन को बचाती है, तो ये ऑप्शन सही है। पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। इन सम हाइड्रोफाइट द पॉलन ग्रेन आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट होता है, मेल गैमीट का जो मूवमेंट होता है वो पैसिव मूवमेंट होता है, यानी वाटर के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट को छोड़कर बी, सी, डी और ई ये सारे सही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। फोर्थ ऑप्शन में सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैच कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बायो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी लैक ऑपरॉन से पूछा गया है। लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, अगर आपको लैक ऑपरॉन याद हो तो प्रमोटर, फिर इसका एक जो रेगुलेटरी जीन होता है वो, फिर उसके बाद प्रमोटर, ऑपरेटर, लैक ए, लैक वाई और लैक जेड। यहाँ पे लैक जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई बनाता है परमीएस और ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज को, जो कि डाइसैकेराइड है, उसको ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमीएस सेल में लैक्टोज की एंट्री को प्रमोट करता है, बढ़ाता है।
ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अननोन है, हालांकि कई जगह दिया गया है कि ये एसिटाइल ग्रुप को ऐड कराता है। तो यहाँ पे परमीज इसका सही आंसर आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन माइक्रोब वाले चैप्टर से आया है। यहाँ पे कौन सा माइक्रोब किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ये पूछा गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये ब्यूटारिक एसिड बनाता है, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन। सैक्रोमाइसिस सेरेविसेस जो कि ईस्ट है, ये अल्कोहल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये साइक्लोस्पोरिन बनाता है। और स्ट्रेप्टोकोकस ये स्ट्रेप्टोकाइनेस का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन यानी इन दोनों में से हो सकता है। बी वन ठीक है, सी देख लेते हैं। सी का फोर्थ ऑप्शन है और डी, सी का फोर्थ ऑप्शन और डी का सेकंड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट का थर्ड, बी का वन, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले पार्ट से। यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन दी हुई है, dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन n। यहाँ पे अगर आपको ये ध्यान हो तो ये जो पॉपुलेशन को डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे rn, यहाँ पे रेट, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है, ये उस समय जो एक्चुअल पॉपुलेशन होती है। यहाँ पे k जो होता है वो कैरिंग कैपेसिटी है और ये पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पूछा है कि k एक्चुअली है क्या, k क्या है। तो इंट्रिंसिक रेट तो वो r हो जाता है। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है टोटल कितना बर्थ देने का पावर होता है, सारी इन्वायरमेंट कंडीशन जब फेवर में होती है। कैरिंग कैपेसिटी ये k होती है एक्चुअली में, और पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये तो पर्टिकुलर वो dn अपॉन dt है। तो कैरिंग कैपेसिटी k एक्चुअली पूछा गया है, तो k जो है वो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आया है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ऑक्सीजन को यूज करके गार्डनर्स जो होते हैं वो वीड फ्री लॉन बनाते हैं, यानी जहां पे वीड्स की ग्रोथ नहीं होती, और ये ग्रास को कोई डैमेज भी नहीं पहुंचाता है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है। देखिए ऑक्सीजन हमें ये पता है कि जो 2,4-D और 2,4,5-D होता है ये एज अ वीडीसाइड काम करता है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि वो तो ग्रोथ को प्रमोट करता है ना। एब्सिशन का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि वो उस पार्ट को ब्रेक कर देगा। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो वीडीसाइड्स होते हैं वो बेसिकली डाइकॉट वीड्स को किल करते हैं, मोनोकॉट पे उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो इट हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रासेस, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है इससे। यहाँ पे डैमेज नहीं हो रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जो मेज सीड है उसका, और लेबलिंग वाला पार्ट पूछा गया है जहां से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो ए वाला पार्ट है ये हो गया कोलियोराइजा, सॉरी ये वाला पार्ट हो गया कोलियोप्टाइल, ये कोलियोप्टाइल वाला पार्ट हो गया क्योंकि प्लीम्यूल के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कोलियोप्टाइल। ये हो गया प्लीम्यूल, ये हो गया रेडिकल,
और ये हो गया कोलियोराइजा। तो यहाँ पे जो रेडिकल होता है वो रूट का फॉर्मेशन करता है। तो रूट के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली रेडिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में रेडिकल है, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेबलिंग आई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वही फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है। पेरेन्काइमा लिविंग होती है, कोलिनकाइमा डेड होती है। ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि कोलिनकाइमा इज ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू, इसमें तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है। दूसरा है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम एसल, ये सही है, जाइलम एसल नहीं होती है। बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम एसल इज द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये तो सही है। तो इसमें हमें सिलेक्ट करना है सही स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाला तो बच्चों गलत हो गया, पेरेन्काइमा तो लिविंग होती है पर कोलिनकाइमा जो होती है वो डेड नहीं होती, लिविंग होती है। और दूसरा जिम्नोस्पर्म में जाइलम एसल तो नहीं होती पर एंजियोस्पर्म में होती है। तो ये वाला हो गया गलत और ये वाला हो गया सही। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और 2 इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो आपको बच्चों अगर ध्यान हो उस चैप्टर में सीधे सीधे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इविल क्वार्टेट मतलब वो फैक्टर्स जो बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रमोट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फिर दूसरा होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज का इंट्रोडक्शन और चौथा को एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर दिए। वहाँ तो सीधे सीधे स्पेसिफिकली मेंशन ही किया उन चीज़ों को। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जिसमें आपको याद होगा पैसेंजर पिजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। को एक्सटिंक्शन जिसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे की प्रेजेंस में सर्वाइव करती है, एक खत्म होती है तो दूसरी भी खत्म हो जाएगी। म्यूटेशन का कोई रोल नहीं है इसमें। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन सबसे मेजर कॉज है, माइग्रेशन का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स मेंशन है, ए बी और डी। तो ए बी और डी यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया क्या नहीं होता। माइसिलियम ही तो होता है क्योंकि वो ब्रांच होगा या अनब्रांच होगा, सेप्टेट होगा, एसेप्टेट होगा, ये नहीं होता। क्योंकि न्यूट्रिशन सब सारे के सारे फंजाई तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन तो सही आंसर है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेस पे भी एस्कोस्पोर है तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोस्पोर है तो बेसिडोमाइसिटीज, फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पे अपन देते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता फंजाई को क्लासिफाई करने का, मतलब ये ऑप्शन सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायग्राम, बुक में 3 डायग्राम बने हुए हैं जिसमें से अपन को पता है कि 2 डायग्राम जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें ये जो वर्ल्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे शो होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, कौन से किस तरह के फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात करते हैं। यहाँ पे दोनों वर्ल्स पे जो जो पोजीशन है एक्चुअली में, जिस सिमेट्री से और एक्सेस से वो जो बाकी के वर्ल्स राइज हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये सारे वर्ल्स जो होते हैं ये सेम प्लेन पे होते हैं, इसलिए दोनों कंडीशन में हम इसको पेरिगाइनस लेते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं यानी जो रिस्क को फेस कर रही है एक्सटिंक्शन के, उसकी जो लिस्ट होती है वो कौन देता है। तो ये हमको अच्छे से पता है कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ये लिस्ट प्रोवाइड करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा।
अगला क्वेश्चन है ये अब इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कह सकते हैं या बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से कह सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं अपन। इसमें हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। वो डीएनए जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस डीएनए के साथ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो खुद से डिवाइड नहीं कर सकता। उसको जब तक वो होस्ट सेल का जो डीएनए है उससे वो कंबाइन ना कर जाए तब तक वो उससे रेप्लिकेट नहीं करेगा। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। ये उसके साथ जाके मिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है वो भी प्लाज्मिड का ही डीएनए में उसको अपन ने इंसर्ट किया था जीन को, जो कि अंदर जाके रेसिपिएंट के जीनोम से मिक्स हो जाता है। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। ये भी सही ऑप्शन है इसका। ये उसमें जाके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा होस्ट डीएनए के साथ। एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है क्योंकि एक्चुअली अपन प्लाज्मिड को ही उसमें इंसर्ट करते हैं ना, तो प्लाज्मिड और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है, तो ये गलत हो गया। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो यहाँ पे ये खुद से तो रेप्लिकेशन शो नहीं कर सकता, ये खुद से तो रेप्लिकेशन शो नहीं कर सकता। है ना, मैं देख रहा था एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है ना। हाँ, तो ये खुद से रेप्लिकेट, इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता जब तक उसको बाकी सारे फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बी और सी, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मेंडल वाले चैप्टर से है। इसमें से हमें बताना है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके बेस पे कौन से पॉइंट सही हैं। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ये सही है। Allele do not show any expression and both the character appear as such in F2 generation. एलिल्स जो होते हैं एक्सप्रेशन तो शो करते हैं अपना, वो F2 जनरेशन में भी अपीयर होते हैं, मतलब अपने आप का अपना इफेक्ट तो शो करते हैं वो। पर यहाँ पे दिया है डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, ये गलत हो गया। फैक्टर ऑकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड सेल, ये बिल्कुल सही है। हर फैक्टर डिप्लॉयड प्लांट में हर जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, और जो अगली पॉइंट है यही इसकी डेफिनेशन भी है जो मेंडल ने बताई थी। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो डोमिनेंट होता है उसका इफेक्ट आता है, जो रिसेसिव होता है वो सप्रेस हो जाता है। तो ऑप्शन ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका छोड़ के बाकी सारे सही हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिशन होता है मेलोनेट के थ्रू, वो एग्जांपल है। ये जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है इसके लिए जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा सक्सिनेट, और यहाँ पे केमिकल है मेलोनेट। तो मेलोनेट और सक्सिनेट ये ऑलमोस्ट एक जैसे हो गए, पर मेलोनेट जो होता है वो इसके साथ कॉम्पीट करता है कि वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर सके। इस तरह के इनहिबिशन को अपन कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हालांकि प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में ये सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, पर थोड़ा सा हमें इसको समझने के लिए इसकी एनाटॉमी सेकेंडरी ग्रोथ पे भी आना पड़ेगा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मतलब डाइकॉट स्टेम का पार्ट। डाइकॉट स्टेम में जो
वेस्कुलर कैम्बियम वाला पार्ट होता है, जैसे ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये जो पार्ट होता है ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इसके अंदर वाला होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में मेडुलरी रेज होती हैं जो बाद में डिवीजन शो करके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट होती है। यानी कैम्बियम नहीं, एक्चुअली में ये स्टार्टिंग में अगर बात करें तो ये मेडुलरी रेज है जो कि बन चुकी होती है। अब जब ये दोबारा डिवाइड करने की प्रॉपर्टी इसमें आएगी तो उसको अपन कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन के कारण ये मेडुलरी रेज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेल डिवीजन से। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर वाले पार्ट से जुड़े रहते हैं सेल डिवीजन की किस स्टेज में। तो आपको याद होगा ये सेंट्रोजोम, इससे स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच रहते हैं और यहां से क्रोमोसोम इस तरह से ऐसे अटैच। सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर की कवरिंग, प्रोटीन कवरिंग, और ये तब होता है जब सेल में क्रोमोसोम सेल के सेंटर पे अरेंज होते हैं, और ये जो स्टेज होती है ये कहलाती है मेटाफेज स्टेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम इरेगुलरली अरेंज होते हैं, मेटाफेज में बीच में आके अरेंज हो जाते हैं। तो उस समय काइनेटोकोर वाले पार्ट से स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से, डाइवर्सिटी से, बायोडाइवर्सिटी वाला भी पार्ट है इसमें। ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वो हाई स्पीशीज रिचनेस शो करते हैं। देखिए ट्रॉपिकल रीजन में सीजन्स में चेंजेस नहीं होते हैं, इन्वायरमेंट वहाँ का ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं देखे जाते हैं। तो किसी ऑर्गेनिज्म के जो ग्रोथ के चांसेस हैं और प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, ये गलत है, वहाँ पे सीजन में वेरिएशन इतनी आसानी से नहीं होते। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ये सही है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन, हैबिटेट प्लेस बनाने में मदद करता है ये। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं इसलिए अपन वहाँ पे चीज़ों को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन इसके सही है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेल डिवीजन से। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। ये प्रॉब्लम कर सकता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्रोमोसोम जनरली जो विजिबल होते हैं वो प्रोफेज के एंड में हो जाते हैं। यहाँ पे लेप्टोटीन पहली स्टेज दी हुई है, पर वो बेटा ग्रेजुअली विजिबल तो होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े वो दिखने लगते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्व होना ये डिप्लोटीन स्टेज में होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा थ्योरी पार्ट से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर इसमें आप एक भी मैच कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का रोल होता है आरएनए सिंथेसिस में, तो यहाँ पे ये इसका सही मैच है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में कार्टविल स्ट्रक्चर होता है, तो ये सही आंसर है इसका। ल्यूकोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट हो या एल्यूरोप्लास्ट हो या इलायोप्लास्ट हो। और गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का टू, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का वन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से, बिल्कुल थ्योरी पॉइंट, बिना कुछ सोचे आप इसको टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बुलीफॉर्म सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। बुलीफॉर्म सेल्स जो होती है वो बेसिकली मोनोकॉट में होती है। मोनोकॉट में जो लीफ का अपर एपिडर्मिस होता है उसमें जो नॉर्मल सेल्स हैं उन सेल्स में कुछ सेल बड़े साइज की हो जाती है, इनको अपन बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। और ये सेल्स जो होती हैं नॉर्मली ये वाटर को स्टोर करती हैं, तो वाटर को स्टोर करके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। पर जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो ये लीफ को अंदर की तरफ घुमा देती है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है और वाटर का लॉस प्रिवेंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दिया हुआ है कि लीफ की ये इनवर्ट कर्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और मोनोकॉट में तो ये प्रेजेंट होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक क्रॉस से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये क्रॉस है, अगर आपको याद हो तो। इसमें स्नैपड्रैगन जो है जिसको डॉग फ्लावर कहते हैं अपन, ये इसके पिंक फ्लावर को क्रॉस किया गया है रेड फ्लावर के साथ। पिंक फ्लावर को हमने क्रॉस किया रेड फ्लावर के साथ। पिंक को फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और रेड को लेते हैं हम कैपिटल आर। तो यहाँ से जब एलील्स को अपन अलग करेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे रेड और पिंक कलर दोनों कलर के फ्लावर्स हमको मिलेंगे। ये रेड का हो गया फिनोटाइप और ये पिंक के लिए हो गया। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बेसिस से जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है डीएनए में, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की तरफ। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अपन देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने देखा था कि कुछ ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स, ठीक है, अगर ये 3 प्राइम है 5 प्राइम, तो ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ये वाला जो रीजन होता है इसको अपन कहते हैं प्रमोटर। यहाँ पे जो होता है इसको अपन कहते हैं टर्मिनेटर। और ये वाला जो रीजन होता है उसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो अपस्ट्रीम ये कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पे हम यहाँ पे मार्क करते हैं सारी चीजें। ये हो गया अपस्ट्रीम में, ये हो गया डाउन स्ट्रीम की तरफ। तो अपस्ट्रीम में है प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में टर्मिनेटर। तो रिप्रेसर तो कहीं है ही नहीं इसमें, ये नहीं है तो ये गलत हो गया ऑप्शन। ट्रांसपोजोन नहीं है इसमें, ऑपरेटर भी नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, रिप्रेसर नहीं है, स्ट्रक्चरल, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है उसमें ये सारी चीजें मेंशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन बहुत। इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि अगर कोई ब्लैक सीड कलर है और वो डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, तो हम जीनोटाइप कैसे पता लगाएंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। किसी भी अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता लगाने के लिए हमें उस प्लांट में क्रॉस कराना होता है होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव जो है जीनोटाइप, ये इससे हमें इसको क्रॉस कराना पड़ेगा ताकि उसका जीनोटाइप हम पता लगा सके। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि पूछा गया है डार्क रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। डार्क रिएक्शन के लिए तो आप ध्यान करिए, डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो यूज होते हैं। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एटीपी, NADPH, ये दो चीजें यूज होती हैं। प्लस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है फिक्सेशन के लिए, है ना। ये तीन चीजें बेसिकली चाहिए होती हैं। लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी होता ही है प्लांट में, पर यहाँ पे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं। लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्लोरोफिल नहीं होता है, नहीं चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और NADPH चाहिए होते हैं। तो C, D और E ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल 100% सही आंसर। अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग का है। इस बार मैचिंग वाले क्वेश्चन कई सारे थे, स्टेटमेंट बेस्ड भी कई सारे थे। चलिए मैचिंग देखते हैं। सीधे सीधे डेफिनेशन पूछिए बच्चों। 2 और मोर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, ये एलील होता है। F1 को हमें होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराना है। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्रॉस ऑफ F1 विथ एनी ऑफ द पेरेंट, इसको बैक क्रॉस कहते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, इसको अपन प्लॉइडी कहते हैं। बिल्कुल बिना सोचे समझे सिर्फ डेफिनेशन अगर किसी को याद होंगी तो भी इसका आंसर वो आसानी से बता सकता है। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, बस फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन आ गया। बाकी तो मैचिंग होंगे ही क्योंकि थर्ड ऑप्शन के अलावा थर्ड ऑप्शन वाला कुछ है ही नहीं दूसरा पार्ट। बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का 2। तो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी वाला पार्ट सेल चैप्टर से। जो क्लोरोप्लास्ट होता है डीएनए में वो कैसा होता है? तो बेटा क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट को हमने ये माना है कि ये एंडोसिम्बायोन्ट्स हैं, यानी कहीं ना कहीं बैक्टीरियल वाला पार्ट से इनका ओरिजिनेशन हुआ है। तो उसमें जो डीएनए होता है वो बेसिकली सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मैच द कॉलम, बहुत आसान क्वेश्चन। रॉबर्ट में इन्होंने ये कहा था कि जो स्पीशीज होती हैं उनका नंबर लगभग 7 बिलियन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आ गया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, तो ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। पॉल एहरलिच ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर, कहीं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। और डेविड टिलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था, पर्टिकुलर लैंड एरिया के बारे में बताया था, तो ये इसके करेक्ट मैचिंग है। तो रॉबर्ट में का फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, चलिए यहाँ पे दोनों में से एक होगा। बी का फर्स्ट ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से मैचिंग हो जाएगी इसकी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द कॉलम के फॉर्म में। रोज एग्जांपल है पेरिगाइनस फ्लावर का। पी में जो प्लासेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है। कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। मैंगो में ड्रूप, मैंगो जो होता है वो ड्रूप कैटेगरी के अंदर का फ्रूट है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल यहाँ दिमाग नहीं लगाना। अगर सीधे सीधे अच्छे से थ्योरी वाला पार्ट तैयार है तो आसानी से बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन, सेकंड का फोर्थ ऑप्शन, थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से हमें जो ई कोलाई में रेप्लिकेशन होता है उसके लिए सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ई कोलाई में रेप्लिकेशन, ध्यान रखिए रेप्लिकेशन वाला पार्ट है ना, जहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करता है और उसका डायरेक्शन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जिसका डायरेक्शन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो यहाँ देख लेते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इन द डायरेक्शन ऑफ 3-5, ये गलत हो गया। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये तो यही गलत हो गया। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज इन डायरेक्शन 5-3 और 3-5, ये 3-5 तो नहीं होता, 5-3 डायरेक्शन में होता है। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इन 5-3, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है।
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए, और वो कैटेलाइज करता है रिएक्शन को 5 से 3 प्राइम की तरफ। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पॉलिनेशन वाला पार्ट है, एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, यहाँ पे ये जो पार्ट दिया है ये एक्सपोज स्टेमन्स है, ठीक है, एक्सपोज स्टेमन है, और ये एयर पॉलिनेशन के लिए यानी विंड पॉलिनेशन यानी एनिमोफिली के केस में देखा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज स्टेमन, ये तो सही है बच्चों। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स शोइंग स्टेमन विथ म्यूसिलेनस शीथ, ये गलत है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। क्लिस्टोगैमस फ्लावर शोइंग ऑटोगैमी, ये क्लिस्टोगैमस का तो नहीं है एग्जांपल, और कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन, ये जो एक्सपोज्ड स्टेमन्स दिख रहे हैं ताकि पॉलन ग्रेन जो है वो दूर तक कैरी हो सके, भेजा जा सके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, फिर से मैच द कॉलम, कई सारे मैच द कॉलम और बहुत इजी। सिट्रिक एसिड साइकिल के एंजाइम्स कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मतलब क्रेब्स साइकिल के एंजाइम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये फर्स्ट ऑप्शन। ग्लाइकोलिसिस के कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। एटीएस कहाँ चलता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन में। और प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है? दो मेम्ब्रेन के बीच में। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, फर्स्ट का 2, एक ही ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है कि जो ब्राउन एल्गे होता है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ब्राउन एल्गे में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर से होता है, ये स्टेटमेंट तो सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड, ये गलत है क्योंकि ओनली लिखा हुआ है, तीनों मेथड से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, ये गलत है। स्टोर्ड फूड जो होता है इन फॉर्म ऑफ मैनिटोल और लेमिनिनस स्टार्च, ये सही है। और मेजर पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, जेंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन आता है, ये भी सही है। वेजिटेटिव सेल में सेलुलोजिक वॉल होती है और ऊपर से कवरिंग होती है एल्जिन की, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन छोड़ के बाकी सारे सही हैं, तो यहाँ पे बी, सी, डी एंड ई, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की वो है 100x और ये उसकी यूनिट। तो व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम? सेम इकोसिस्टम है, जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और हम ये जानते हैं कि हर लेवल पे 10% लॉ के हिसाब से वो वेरी करती है। तो एनपीपी जो होगा वो नेक्स्ट लेवल पे तो उतना ही जाएगा, और उसके बाद जो थर्ड लेवल पे जीपीपी जाएगा तो जीपीपी में अगले लेवल पे वो 10% जाएगा। तो 10% के बेस पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 10x के टर्म्स में जाएगा, ठीक है। तो ये अगले लेवल पे तो एनपीपी रहेगा तो इतना ही रहेगा, और इसके बाद फिर जो अगले लेवल पे जाएगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे तो वो उसका 10% जाएगा, तो फाइनली 10x के टर्म्स में आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से, बहुत इजी क्वेश्चन। ग्लूट4 ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, और कोलेजन ये ग्राउंड सब्सटेंस है। जो एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है एक बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, उससे सीधा सीधा मैचिंग आई है। तो फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट का फोर्थ एक ही में है तो फोर्थ ऑप्शन, और बी का 2 ठीक है, बी का 1, सी का 2, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे, और इसमें ये बोला है कि किस स्टेप में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ना होना मतलब NADH और FADH2 का नहीं बनना, है ना। तो मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में NADH का फॉर्मेशन होता है, तो ये तो होगा इसमें। सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड के फॉर्मेशन में भी ऑक्सीडेशन होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A
अच्छा, एक्चुअली में सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड के बीच में फ्यूमेरिक एसिड वाला पार्ट आता है, तो उसमें FADH2 का फॉर्मेशन होता है, तो ये तो होगा ऑक्सीडेशन। सक्सिनेल कोएंजाइम में से सक्सेनिक एसिड इसमें नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे GTP वाला पार्ट बनता है, और आइसोसिट्रेस से अल्फा कीटोग्लूट्रेट यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा। तो थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पे NADH और FADH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, C3 प्लांट्स में जो ऑक्सीजन होता है वो बाइंड करता है रुबिस्को से। C3 प्लांट में ऑक्सीजन बाइंड करता है रुबिस्को से। रुबिस्को तो डुअल नेचर शो करता है ना, तो ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों के लिए एफिनिटी शो करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कम हो जाता है। ये सही है, क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो गया। C4 प्लांट में मेसोफिल सेल शोज वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे पेप्केज होता है, पेप कार्बोक्सिलेज काम करता है ना। और बंडल शीट में डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो पेप्केज एंजाइम है, तो ये ऑक्सीजन को लेगा ही नहीं, उसके लिए एफिनिटी नहीं होती उसकी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे एग्जांपल पूछे गए। मोनो एडेल्फस यानी एक बंडल, और ये होता है चाइना रोज में। डाई एडेल्फस ये पी में होता है। पॉली एडेल्फस ये सिट्रस में होता है, और एपीफाइलस कंडीशन लिली में देखी जाती है। बच्चों डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन, सेकंड का सेकंड ऑप्शन, थर्ड का फर्स्ट, हाँ फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर से मैच द कॉलम, सीधे सीधे साइंटिस्ट का नाम और उनका काम। फेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था माइस को यूज करके। जेकब और मोनोड ने लेक ओपरन बताया था। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। मैसेल्सन एस्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूव किया था। तो फर्स्ट का 3, सेकंड का बी का 4th, सी का 1, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें से कौन सा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्ट लेता है उसमें अपन जो सेल लेते हैं उसकी आउटर कवरिंग को अपन रिमूव करते हैं, तो दो विदाउट सेल वॉल वाले स्ट्रक्चर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और वहां से फिर नए कैरेक्टर्स की मिक्सिंग होके वो पार्ट डेवलप होता है। तो इसको, ये जो विदाउट सेल वॉल वाला कैरेक्टर है, इसको अपन कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, और इसमें डिवीजन का पावर भी होता है। तो प्रोटोप्लास्ट को अपन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, ये भी सीधा सीधा था। आपको ध्यान होगा जिब्रेलिन वाले पार्ट में दिया हुआ है कि जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो शुगर केन के प्रोडक्शन को 20 टन पर एकड़ तक बढ़ा सकता है। सीधे वही दिया है। शुगर केन क्रॉप को हम उसमें कौन सा इनमें से हार्मोन डालेंगे, स्प्रे करेंगे, जिससे उसकी लेंथ यानी शुगर केन की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा आंसर है इसका जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन के कारण शुगर केन की जो लेंथ होती है उसकी ग्रोथ प्रमोट होती है। तो ये बेटा बॉटनी वाला पार्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, एक दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो, पर पेपर का लेवल मॉडरेट था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। आंसर टैली करने के बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।